हेलो दोस्तों, तो मैं इसमें स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो लेक्चर में। इस वीडियो लेक्चर में मैं एक और इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम की एक इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम का और डिस्कशन करने आया हूं। ठीक है ना। ये एग्ज़ाम जो है वो बेसिकली सिर्फ फिजिक्स और बायोलॉजिकल साइंस के लिए होता है। ठीक है ना। तो ये एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इससे आप जो इंडिया के वेरियस रिसर्च सेंटर्स हैं वहाँ पे आप इंटरव्यू के जरिए आप अपना एडमिशन ले सकते हो। ठीक है ना। तो कैसे क्या होता है, क्या चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप जेस्ट का एग्ज़ाम, वो एग्ज़ाम का नाम है जेस्ट, जॉइंट एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट। ठीक है भाई साहब। तो अगर आप आफ्टर अंडर ग्रेजुएशन देते हो तो क्या क्या फ़ायदा मिलता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे, वो बताऊंगा। और अगर आप आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन देते हो, क्योंकि दो तरीके से एग्ज़ाम देते हैं, अंडर ग्रेजुएशन के लिए भी है, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी है, तो आपको क्या क्या चीज़ें यहाँ से मिलेंगी। ठीक है ना। और आप एडमिशन लेते हो तो क्या कौन सी फेलोशिप आपको मिलेगी, ये सारी डिटेल मैं आपको यहाँ पे देने आया हूँ। ठीक है ना। तो मैं अंशुमन, अब शुरू करते हैं। देखिए, तो जॉइंट एंट्रेंस स्क्रीन टेस्ट, जैसे मैंने आपको बता दिया कि इस एग्ज़ाम का जो फुल फॉर्म है, आप गूगल पे भी सर्च करके आप इसके बारे में देख सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही है भैया कि मिनिमम 55% से ऊपर, और मैक्सिमम अगर आप सेफ खेलना चाह रहे हो तो 60% से ऊपर आपका होना ही चाहिए। किसमें, अगर आप ग्रेजुएशन के बाद, अंडर ग्रेजुएशन के बाद देना चाह रहे हो तो अंडर ग्रेजुएशन का आपका 60% से ऊपर होना चाहिए। ठीक है ना। पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने के लिए, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी अप्लाई करना चाह रहे हो, उसके बाद जस्ट देना चाह रहे हो, तो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में होना ही चाहिए 60% से ऊपर या 55% से ऊपर। ठीक है भैया। अब देखिए क्या है कि आफ्टर यूजी के बारे में पहले चर्चा करूंगा, आफ्टर अंडर ग्रेजुएशन के बारे में। ठीक है। आफ्टर अंडर ग्रेजुएशन आपने अगर बीई, बीटेक, ठीक है ना, या फिर आपने क्या किया है, बीएससी, तो बीई, बीटेक, बीएससी अगर आपने किया है, ठीक, तो आप जस्ट आफ्टर यूजी के लिए एलिजिबल हो। ठीक है। मान लीजिए अगर आज इस ईयर आपका अंडर ग्रेजुएशन खत्म हो रहा है, आपकी बीएससी खत्म हो रही है, बीटेक खत्म हो रहा है, या बीई खत्म हो रहा है, ठीक है ना, तो आप इस ईयर के बाद, मतलब इस ईयर में ही आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अभी क्या होता है कि आफ्टर यूजी अगर आप अप्लाई करते हो तो आपको क्या कोर्सेज मिलते हैं, ये मैं बता देता हूँ। तो अंडर ग्रेजुएशन के बाद अगर आप अप्लाई करते हो तो आपको दो कोर्सेज ऑफर होते हैं। पहली चीज़ तो पहला आपको क्या होता है कि जो आपके इंडिया के रिसर्च सेंटर हैं वहाँ से आपको मास्टर डिग्री ऑफर होती है। ठीक है ना। और दूसरा होता है कि इंटीग्रेटेड पीएचडी ऑफर होती है। ठीक है ना। तो मास्टर डिग्री कैसे ऑफर होगी, इंटीग्रेटेड पीएचडी कैसे ऑफर होगी, वो मैं बताता हूँ। बेसिक जो आपका एडमिशन होगा आफ्टर यूजी जेस्ट के माध्यम से किसी भी रिसर्च सेंटर में, वो होगा या तो डुअल डिग्री प्रोग्राम में, डुअल डिग्री पीएचडी प्रोग्राम, या फिर होगा इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम। ठीक है भाई साहब। अगर इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम होता है तो बहुत सारे ऐसे रिसर्च सेंटर्स हैं जिनमें एग्जिट ऑप्शन होता है। ठीक है ना। एग्जिट ऑप्शन का मतलब क्या हो गया कि आप क्या करो, उस रिसर्च सेंटर से आप अपनी मास्टर डिग्री करो, और अगर आपको नहीं मन लग रहा है कि वहाँ से आपको पीएचडी नहीं करनी है, तो आप वहाँ से क्या कर सकते हो, एग्जिट ले सकते हो। यहाँ पे एक ड्रॉबैक मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ से अगर आप इंटीग्रेटेड पीएचडी में एडमिशन लेके मास्टर डिग्री लेके निकलना चाह रहे हो तो आपका 3 साल लेते हैं ये लोग। वैसे जो आप अगर आप कहीं और एमएससी करते हो, ठीक है ना, या आईआईटी जैम के माध्यम से एमएससी करते हो तो आपका 2 ही साल लगता है, लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपना 3 साल देना पड़ेगा। ठीक है ना। जो सीखना चाह रहे हैं, जो नए नए फील्ड्स में जाके एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं कि मुझे इसमें इंटरेस्ट है या मुझे इसमें इंटरेस्ट है या नहीं, तो उन लोग के लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि आप इंटीग्रेटेड पीएचडी में एडमिशन लें। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप नहीं करना चाहते पीएचडी, तो आप एग्जिट ले सकते हो 3 साल के बाद। बिल्कुल सही, इतना समझ गए। और जो नहीं लेते हैं एग्जिट, उनको क्या करना पड़ता है कि उनको 3 साल के बाद पीएचडी का कोर्स ऑफर कर दिया जाता है। वो पीएचडी अपनी वहीं से, जिस रिसर्च इंस्टीट्यूट में है वहीं से ही अपना क्या कर सकते हैं, अपनी पीएचडी कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसा मेरा कोर्स है इंटीग्रेटेड पीएचडी का इधर भोपाल से। ठीक है, बिल्कुल सही है। अभी फेलोशिप भैया अगर आप आफ्टर यूजी दे रहे हो, ठीक है ना, तो इसमें थोड़े फ़ायदे और ज़्यादा हैं। क्या होता है कि आपको, जैसे आप आफ्टर यूजी एग्ज़ाम क्वालिफाई करके जाते हो किसी भी रिसर्च सेंटर में, TIFR, आइजर, ठीक है ना, ISC बेंगलोर, यहाँ सब जाते हो, तो आपको वहीं एमएससी में ही, ठीक है ना, मास्टर डिग्री में ही फेलोशिप मिलना शुरू हो जाती है। और वो फेलोशिप जो है वो 10,000 से लेके, ठीक है ना, 10,000 से लेके 16,000 पर मंथ वेरी करती है।
ठीक है ना। और सुनने में आया है कि नाइजर एक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, वहाँ पे नाइजर, ठीक, तो वहाँ पे ऐसा सुनने में आया है कि 18,000 रुपीज़ पर मंथ मिलती है, ठीक है ना। तो ये आप देख सकते हो, तो मिनिमम 10,000, मैक्सिमम 16 से 18,000 आपको रुपए पर मंथ मिलेंगे एमएससी में, ठीक है भैया। ये जो 10,000 मैं बता रहा हूँ, ये आइजर भोपाल, आइजर मोहाली, ठीक है ना, आइजर तिरुवनंतपुरम में मिलेंगे। और 16,000 जो है, 12,000 भी कहीं कहीं मिलता है आइजर शायद बेहरमपुर में, और 16,000 आपको आइजर पुणे में मिलेगा, ऐसी बेंगलोर में मिलेगा, या TIFR मुंबई या हैदराबाद में मिलेगा, ठीक है ना। तो जो आपकी फेलोशिप होगी एमएससी की, वो 10 से 16,000 या 18,000 के बीच में होगी पर मंथ, ये आपको फेलोशिप मिलेगी। और जैसे ही आप 2 साल क्रॉस करते हो, थर्ड ईयर में जाओगे, जैसे ही आपको JRF की फेलोशिप मिलने लगेगी, जो कि है 31,000 पर मंथ, ठीक है ना। फिर आप JRF 1-2 साल रहोगे, पहले 2 साल आपको एमएससी की फेलोशिप मिलेगी, 2 साल फिर आपको JRF की फेलोशिप मिलेगी 31,000। फिर आपका एक सेमिनार होगा जिससे आपको SRF बना दिया जाएगा। पहले आप JRF का मतलब हो गया जूनियर रिसर्च फेलो थे, अभी आप क्या करोगे, आप सीनियर रिसर्च फेलो बन जाओगे 2 साल के बाद, तो अब हो गया 4 साल आपका, ठीक है ना। जब आप SRF बन जाते हो तो उसका जो फेलोशिप का अमाउंट है वो हो जाता है 35,000 रुपये पर मंथ, ठीक है। फिर आप SRF बन जाते हो, ठीक, और फिर अगला जो 2 साल है वो आप SRF के रूप में निकालते हो, या फिर 2 या 3 साल, ठीक है ना। मिनिमम आपको 2 साल JRF रहना ही है, उसके बाद आप SRF बन जाते हो। ये SRF का जो टेन्योर होता है वो 2 या 3 साल होता है। तो बहुत सारे ऐसे आइसर्स हैं जो कहते हैं भैया कि हम लोग आपको 2 साल ही SRF की फेलोशिप दे पाएंगे, आपको इतने में ही अपनी PhD ख़त्म करनी पड़ेगी, ठीक है। बहुत सारे ऐसे हैं जो 2 से 3 साल देते हैं कि मतलब 2 साल में नहीं ख़त्म हुआ, चलो ठीक है, तीसरा साल भी आप ले सकते हो, ठीक। तो आपको JRF और SRF की ऐसी फेलोशिप मिलती रहेगी। अगर आप रिसर्च सेंटर्स में जाते हो, अच्छे रिसर्च सेंटर में जाते हो भाई साहब, तो वहाँ पे आपको एक अपॉर्चुनिटी और मिलती है। आप बहुत सारे लोगों ने सुना भी होगा, एक होता है प्राइम मिनिस्टर्स रिसर्च फेलोशिप, ठीक है ना, PMRF करके। तो वो आप यहाँ सब जाके, ठीक है, इंटीग्रेटेड PhD में नाम लिखवा के MS के थर्ड ईयर में आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो, या थर्ड ईयर के एंड में उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए रिसर्च प्रपोजल आपको लिखना पड़ेगा, SOPs वगैरह लिखनी पड़ेगी, CV वगैरह बनाना पड़ेगा, जो कि आप इस इंस्टीट्यूट में आओगे, आपके गाइड खुद ही आपको बताएंगे कि कैसे क्या करना है, ठीक है, बिल्कुल सही है। और PMRF जो ग्रांटिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, मतलब कि ऐसे इंस्टीट्यूट जो सिर्फ रिसर्च में ही, मतलब रिसर्च में अच्छा कर रहे हैं, उनकी NIRF रैंकिंग बहुत अच्छी है, उनके लिए ही ये PMRF वाली जो फेलोशिप है उन्हीं के स्टूडेंट्स को ही दी जाती है, ठीक है ना। तो रिसर्च के लिए ही ये फेलोशिप दी जाती है, और इस फेलोशिप का जो अमाउंट होता है भैया वो 70,000 रुपये महीने होता है। तो ये बहुत ज़्यादा प्रेस्टिजियस है। तो और बहुत कम इंस्टीट्यूट हैं जिनके स्टूडेंट्स को ये मिल सकती है। तो आप PMRF की साइट पे जाके देख सकते हो कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं जिनके स्टूडेंट्स को ये जो फेलोशिप है वो मिलती है, ठीक है, या मिल सकती है, ऐसा कह सकते हैं, ठीक। तो ये हो गया आपका आफ्टर अंडर ग्रेजुएशन। अगर आप जेस्ट का पेपर देके अच्छी रैंक लाके किसी भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हो तो। ऐसे ही अगर आप आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन, मान लीजिए आपने MSc कर ली, ठीक है, अब करना चाह रहे हो आप PhD, तो एक एग्ज़ाम आपका जेस्ट का होता है, ठीक है। और जेस्ट का सबसे बड़ा यार एक ड्रॉबैक भी है, एक एडवांटेज भी हम कह सकते हैं कि इस एग्ज़ाम से अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हो तो आप कहलाते हो इंस्टीट्यूट फेलो, मतलब कि आपको इंस्टीट्यूट पैसा देगा उस इंस्टीट्यूट में रिसर्च करने के लिए, ठीक है। अगर आप JRF CSIR नेट वगैरह निकालते हो तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट आपको फंड करती है, आपको पैसे देती है रिसर्च करने के लिए, किसी भी इंस्टीट्यूट पे आप जा सकते हो। लेकिन अगर आप जस्ट निकाल के जाते हो तो वो इंस्टीट्यूट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपको पैसे देगा, आप उस इंस्टीट्यूट पे रिसर्च करना है आपको बस, ठीक है। पैसा वही होगा जो आपको JRF में मिलेगा, लेकिन यहाँ पे इंस्टीट्यूट आपको पैसा देगा, मतलब टाइम टू टाइम आपको पैसा मिल जाएगा, बिल्कुल सही। अभी देखिए आफ्टर PG तो पोस्ट ग्रेजुएशन आपने कर लिया, अभी क्या करना है भैया, अब दिक्कत आ गई है, ठीक है ना, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएशन तो हो गया है, लेकिन अब क्या करें। तो आपके पास 2 अपॉर्चुनिटीज़ है, या तो आप CSIR नेट निकाल के आओ, या तो फिर आप जेस्ट निकाल के आओ, या फिर तीसरा एक और है गेट निकाल के आ सकते हो, ठीक है ना। जेस्ट और गेट दोनों 2 एग्ज़ाम्स ऐसे हैं, अगर आप इनके थ्रू एडमिशन लेते हो आपको इंस्टीट्यूट पैसा देगा, ठीक है। अगर आप CSIR नेट JRF निकाल के आते हो तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा आएगा,
ठीक, ये हो गई दो तरीके की बातें। तो पोस्ट ग्रेजुएशन भी वैसा ही है, आपको क्या करना पड़ेगा, एक मिनिमम एलिजिबिलिटी जो कि होती है परसेंटेज की, यूजी में आपका इतना परसेंट होना चाहिए तब आप दे पाओगे जेस्ट का एग्ज़ाम आफ्टर पीजी, ठीक है ना। पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद या पोस्ट ग्रेजुएशन का आपका एंड ईयर चल रहा है तब भी आप फॉर्म भर सकते हो और दे सकते हो, ठीक है। अच्छी रैंक आती है फिर आपका इंटरव्यू होगा और अलग अलग जगह आप क्या कर सकते हो, एडमिशन ले सकते हो। सिमिलर क्राइटेरिया यहाँ भी होगा, यहाँ पे आपको जैसे आप एडमिशन लेते हो पहले 2 साल आप जेआरएफ रहोगे, जूनियर रिसर्च फेलोशिप आपको मिलेगी, फिर 2 साल के बाद एक सेमिनार होगा जिसके बाद आपको सीनियर रिसर्च फेलो बना दिया जाएगा और यही अमाउंट जो 35,000 है ये आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये था जिस्ट का पूरा डिटेल कि आफ्टर यूजी अगर आपको करना है तो क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या क्या चीज़ें मिलेंगी आपको, आफ्टर पीजी अगर आपको करना है तो क्या क्या चीज़ें आपको मिलेंगी, ठीक है ना। बिल्कुल सही है। और इसके अलावा कोई भी डाउट अगर आता है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो, वहाँ पे मैं आपको पूरा सोल्यूशन और दे दूँगा, ठीक है ना। तो मैं इसमें सिर्फ यही डिस्कस करने आया था, अब मैं चलता हूँ, धन्यवाद।